निश्चित तौर पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कांग्रेस और लोगों के संपर्क में होंगे। हाँ हाँ वो भाजपा को नुकसान देना चाहते हैं, भ्रम फैलाते हैं। हाँ देखिए, हरीश रावत जी का कोई भी बयान होगा, चुनाव का माहौल है, हमको ये मानना चाहिए कि राजनीतिक बयान है। करने के लिए लोगों को आश्वस्त करना है तो सबसे पहले जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है कांग्रेस के, उन प्रदेशों में महंगाई कम करके बताएं, फिर बताएं प्रदेश को कि हम ये मॉडल लेके आएंगे, इससे महंगाई कम होगी। सिर्फ चुनाव में कह देने मात्र से महंगाई कम नहीं होती है, मानसिकता ठीक नहीं होती। हाँ निश्चित तौर पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कांग्रेस और लोगों के संपर्क में होंगे। हाँ हाँ वो भाजपा को नुकसान देना चाहते हैं, भ्रम फैलाते हैं। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 59 टिकटों की घोषणा जब करी तो क्या नए टिकट मिले और पुराने टिकटों पर किनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो सब तमाम खबरें आपको हम दिखाई रहे हैं। लेकिन देहरादून की जो सीट है, धर्मपुर सीट पर दोबारा से फिर विनोद चमोली जी को यहाँ पर नाम दिया गया है और वही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, उनका चुनाव तो लड़ना मुमकिन नहीं है क्योंकि टिकटों की घोषणा हो चुकी है। पहले भी मैंने आपको इनका इंटरव्यू दिखाया था जो करोड़ों रुपए की सड़कों की बात कर रहे थे और बहुत सारे कामों की बात कर रहे थे, तो उस पर ही हम बात करेंगे दोबारा से। लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं विनोद चमोली जी आपको कि आपका दोबारा से पार्टी ने भरोसा, आपने जीता पार्टी का और आपको टिकट मिला। लेकिन आसान नहीं है सर, कैसे इस सीट को आप निकालेंगे, क्योंकि कांग्रेस ही पूरा दमखम दिखा रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो आपकी पार्टी से बाहर हो गए। तो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को आप 2022 के? सबसे पहले और जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव में मेहनत भी करनी पड़ती है, संघर्ष भी होता है। जी सर। जहाँ तक धर्मपुर विधानसभा का प्रश्न है, तो जितना भी मैं देख पाता हूँ, पिछले साल में जितना काम वहाँ पर हुआ है, वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है और पिछली बार से बेहतर है जो मैं देखने में आ रहा है। जहाँ तक आपने कहा कुछ लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ज्यादा जल्दी, मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जो चुनाव लड़ेगा उसकी परवाह नहीं, क्योंकि चुनाव दोनों लड़ते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव तो जो भी सामने आता है उससे लड़ना पड़ता है, वोट जनता को देना होता है, इसलिए कोई बड़ा विषय नहीं है। आगे चल के नॉमिनेशन के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, उसके बाद ये स्पष्ट होगा कितने लोग मैदान में हैं और किन किन से हमको चुनाव लड़ना है, तो उस समय देखा जाएगा। कुल मिला के वातावरण बहुत अच्छा है और मैं बड़ा आशावान हूँ कि इस बार हम पहले से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। सर, आप पहले मेयर रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आप आए, आप विधायक बने, लेकिन दोबारा से आपको मौका मिला सर, तो क्या इस बार की जो तैयारी होगी वो राज्य स्तर की होगी? कहीं ना कहीं मंत्रालय का जो उत्तराखंड में जो मंत्री पद मिल रहे हैं, इस बार कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिल सकता है सर, क्या वैसी तैयारी के साथ आप आए हैं? देखिए, मैं आया नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जाया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश हूँ मैं, तो मैं कहीं से आया नहीं। मैं सभासद से लेकर आकर जितने भी चुनाव लड़े हैं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। स्वाभाविक बात है कि मेरे अनुभव को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए पार्टी जिस रूप में भी मेरा उपयोग करना चाहेगी, मेरी प्रवृत्ति है कि जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है मैं उसको पूरा करता हूँ और अपना 100% उसमें देने की कोशिश करता हूँ। अभी तो पार्टी को तय करना है कि मेरा उपयोग विधानसभा स्तर पे होगा या प्रदेश स्तर पे होगा, ये उनका सब्जेक्ट है। मेरा काम तो फिलहाल चुनाव लड़ना है और एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अच्छा सर, एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है हरीश रावत जी का, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम राशन, पानी, तेल पर दाम कम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या कहीं ना कहीं सरकार तो आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी दाम तो आप लोगों को कम करने चाहिए? वो एक राज्य सरकार में सरकार लाने की बात कर रहे हैं और दाम कम करने की बात कर रहे हैं जो महंगाई हो रही है। देखिए, हरीश रावत जी का कोई भी बयान होगा, चुनाव का माहौल है, हमको ये मानना चाहिए कि राजनीतिक बयान है। जहाँ तक महंगाई कम करने का प्रश्न है, हरीश रावत जी के सामने
वो तमाम प्रदेश भी हैं जहाँ कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, पंजाब के तो प्रभारी भी रहे। और उन क्षेत्रों में अगर महंगाई हम उत्तराखंड से उसकी तुलना करें तो वो क्षेत्रों में महंगाई ज्यादा है बनस्पत उत्तराखंड की। तो अगर उनको महंगाई कम करने के लिए लोगों को आश्वस्त करना है तो सबसे पहले जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है कांग्रेस के, उन प्रदेशों में महंगाई कम करके बताएं और फिर बताएं प्रदेश को कि हम ये मॉडल लेके आएंगे, इससे महंगाई कम होगी। सिर्फ चुनाव में कह देने मात्र से महंगाई कम नहीं होती है। उनके पास तमाम सरकारें हैं, वो पंजाब में महंगाई कम करके दिखाए, राजस्थान में महंगाई कम करके दिखाए, छत्तीसगढ़ में महंगाई कम करके दिखाए। और अगर वहाँ महंगाई कम कर पाते तो फिर प्रदेश की जनता विश्वास से एक बार कर सकती है कि इस मॉडल पर महंगाई कम हो सकती है, लेकिन वहाँ की महंगाई ज्यादा है। इसलिए हरीश रावत जी के जो बयान है वो सिर्फ उनके राजनीतिक मायने हैं, कोई धरातल की सच्चाइयां नहीं है। तो ये जो इस पर कोई चुनाव पर आपके प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके मुद्दे रहे हैं। जब यहाँ पर मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें आपने मलिन बस्ती को कहा कि हम ये मलिन बस्ती हटने नहीं देंगे जब तक उनका दूसरी जगह आवास नहीं बन जाता। हम मंत्रियों से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। इस पर आप बताइएगा, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं सर, क्या नए मकान की प्रक्रिया में है सरकार, या अगली सरकार का इंतजार है कि उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, या उनको वहीं पर रखकर उनके नाम वो मकान किए जाएंगे? देखिए, मलिन बस्तियों से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। हाँ सर। जब मैं यहाँ पर सभासद चुना गया हाँ। और उसके बाद पहली बार हाँ। यहाँ पर मैं असेसमेंट कमेटी का चेयरमैन बना था, 91 की बात है जी। उस दौरान मैंने एक निर्णय लिया था, क्योंकि मलिन बस्तियों को हमेशा अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो असेसमेंट कमेटी के चेयरमैन होने के नाते 91 में मैंने निर्णय लिया था कि इन मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स इम्पोज कर दिया जाए ताकि कोई इसको अतिक्रमण न कहे। बिल्कुल। और जो निर्माण जिसका जहाँ पर बना हुआ है वो उसका गृह स्वामी कहा जा सके। बिल्कुल। और उसके बाद असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में मैं चेयरमैन बना, मैंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उसके बाद 2008 में जब मैं मेयर बना फिर मैंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और मैंने तमाम बार प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा कि इन बस्तियों को नियमित कर दिया जाए। लेकिन कठिनाई एक बड़ी आई उसमें, क्योंकि हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने एक अधिनियम आया था, उन्होंने एक्ट बनाया था। उस एक्ट के हिसाब से सिर्फ 31 लोग आपका नियमित हो पा रहे थे, मात्र 31 लोग। बिल्कुल। तो अपने आप में वो एक्ट कहीं डिफंक्ट था, उसमें वो ठीक नहीं था। बाद में हम लोगों ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, हम लोग उस पर काम कर रहे थे। इस बीच में हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया, एक साल इनको हटाइए। अब हमारे सामने सबसे पहले सवाल था इनको बचाने का, और आपने देखा होगा कि अध्यादेश लाकर हमने मलिन बच्चों को बचाया है। जब आपने एक भाषण भी दिया था मलिन बस्ती में, और वो प्रस्ताव भी हमने रखा था। उसके बाद इस बार भी जब वो अवधि समाप्त हो रही थी तो फिर हम लोगों ने दोबारा फिर अध्यादेश लाकर 3 साल की अवधि और बढ़ाई। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि मलिन बस्तियों को नियमित किया जाए, उसके रास्ते हम लोग निकाल रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में जो मलिन बस्तियां जो जहाँ जिस स्थिति में है उसको भाई आधुनिक सुविधाएं हम सबको दे ही रहे हैं, सब शहरी सुविधाएं सबको मिल ही रही हैं। बिल्कुल। तो उनको असेसमेंट पे हमने लगाया हुआ है उनके ऊपर में, तो उनको वहीं पर अधिकृत कर दिया जाए, उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वो बड़े समय लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा भाजपा उसको करेगी। अच्छा सर, आप आने वाले वक्त में अगर विधायक बनते हैं और कहीं ना कहीं सरकार आपकी आती है, सर रोजगार की तो बात बाद में करूंगा आपसे मैं कभी बैठकर कि उस पर विचार होगा, लेकिन इस बार के आपके मुद्दे क्या होंगे लोकल के, क्या क्या लोगों को इस बार, क्योंकि जो आपने काम किया वो पहले मुझे बता चुके हैं आप, लेकिन सड़कों की बात हो चुकी है, लाइटों की बात कर रहे हैं, क्या नया क्या होगा? क्योंकि एक रोड ये है, ये नहीं बन पा रही है हरिद्वार वाली रोड, आपने कहा था कि इसमें मैंने काम चलवा दिया है, लेकिन वो रुक गया 4 साल की वजह से। तो क्या सुचारू होगा कुछ आगे काम? देखिए, बहुत सारे काम पाइपलाइन में है। हाँ। कुछ बड़े काम है हाँ। जो इस समय धरातल पर आ रहे हैं। बिल्कुल सर। जैसे आरओबी का काम चल रहा है। हाँ। ये काम भी पूर्ण होगा इस अवधि में। ठीक है सर। जो बाईपास का काम है हमने उसको प्रारंभ किया था, आपको मालूम है। जी सर। और उसमें कठिनाई ये हुई कि जो टेंडर हुआ, हाँ सर, उस टेंडर में उनकी जो बैंक गारंटी थी फोर्ज निकली। अच्छा। 2 आदमी सस्पेंड भी हुए। ओके। उसके लिए टेंडर हो गए हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि आचार संहिता चल रही है, टेंडर खुल नहीं सकते, तो 14 के बाद खुल जाएंगे। ठीक है। और वो काम आगे बढ़ रहा है, आपने देखा कुछ काम हम लोगों ने किया भी है इस बीच में। हाँ। तो बाईपास का भी काम पूरा होना है, मुश्किल से 6 महीने साल भर के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल।
तीसरा जो बड़ा काम जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने नगर क्षेत्र में 5 वार्ड हैं, 1.5 वार्ड कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं, जिनमें सीवर लाइन का, ड्रेनेज का, पेयजल का और रोड्स का जो मेंटेनेंस होना, जो काम होना है, 584 करोड़ की लागत से मैंने प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन किया है, वो काम भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये आने वाले समय में इस अवधि में उसको भी पूरा होना है, वो एक बड़ा काम है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारा जो ISBT है, मैं बार बार उसका प्रयास कर रहा हूँ, उसको दोबारा से रिऑर्गेनाइज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है, इस तरह से ठीक होना चाहिए। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ वैकल्पिक मार्ग हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने देखा होगा मथुरा वाले से लेके और कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए चाचक होते हुए कोई 85 करोड़ की लागत से एक वैकल्पिक मार्ग का हमने मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत किया है, जिसमें 6 करोड़ रुपए मुआवजे के रिलीज हो चुके हैं, उस पर काम चल रहा है, तो वो भी बनेगा। ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाला जो 5 साल है आप देखेंगे, क्योंकि अगर कोरोना ना होता तो हो सकता है हम उसको पहले कर गए होते, काफी काम आगे बढ़ गया होता, लेकिन कोरोना से काफी काम प्रभावित हुआ है। लेकिन आने वाला जो 5 साल होगा, जो हमने फाउंडेशन रखी है विकास की, उस पर मेरी विधानसभा खड़ी होगी। अच्छा सर, एक अच्छी आदर्श विधानसभा। आप करोड़ों रुपए की योजना मुझे सड़कों को गिनवा देते हैं, कई बार ऐसा हो चुका है, सड़कों की बात करें, लेकिन हॉस्पिटल की बात हुई थी, आपने जो आर्मी हॉस्पिटल है उसमें भी कोविड के बेड लगवाए थे वहां पर। तो सर जो विरोधी हैं आपके, वो तो कहते हैं कुछ नहीं कराते हैं आप, क्या उनकी सड़कें नहीं बनवाते आप? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि मुस्लिम कॉलोनी है कुछ, उनमें आप सड़कें नहीं डलवाते, लेकिन बाद में वो हम उनसे जाके मिले कि आपने उनको बात कहा कि हमने कहा, उन्होंने हाँ कर दी, सड़क डल भी गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या वो भड़काए जाते हैं, क्या है? सारे लोग तो भाजपा मानसिकता के तो नहीं होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कांग्रेस के लोगों के संपर्क में होंगे। हाँ, वो भाजपा को नुकसान देना चाहते हैं, इसलिए भ्रम फैलाते हैं। हाँ, अब वो चाहे मुस्लिम कॉलोनी हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम कॉलोनी हो, डेवलपमेंट तो सभी जगह का होता है। जैसे अभी सीवर लाइन पड़नी है, जी, ड्रेनेज का काम होना है, जी, पानी की लाइनें पड़नी है, ये देख कर थोड़ा ना डाला जाता है कि कहीं मुस्लिम बिल्कुल, हमने तो कंप्लीट 5 वार्ड उसमें लिए हैं जिन पर काम चल रहा है। बिल्कुल, उसमें सभी लोग हैं, और समय समय पर मैंने बहुत सारा काम ऐसा भी किया जो मुस्लिम क्षेत्रों में हुए हैं, और ऐसे भी काम किए जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी काम मैंने उनको करके दिए हैं। तो ये राजनीतिक कारणों से रहता है, अन्यथा धरातल की सच्चाई नहीं है। तो इस बार 2022 में क्या देख रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है, क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूं पहले से बढ़िया वातावरण है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं प्रदेश के अंदर, और निश्चित तौर पर एक युवा नेतृत्व है, युवा मुख्यमंत्री है। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेंगे। केंद्र की सरकार भी हमको पूरे दोनों हाथ खोलकर मदद कर रही है। 1.5 लाख करोड़ का निवेश इस समय प्रदेश के अंदर चल रहा है, विकास कार्य हमारे चल रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने केदारनाथ की धरती से भी कहा, देहरादून की धरती से भी कहा कि ये जो दशक चल रहा है, ये दशक उत्तराखंड का होगा। तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी और लंबी योजनाएं उनके पास है, जिसको इस उत्तराखंड में वो लागू करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता बहुत समझदारी से निर्णय लेगी, और ये जो हम ये दशक उत्तराखंड का बनाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, इसमें सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा वापस लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए फूलों की माला और लोग बधाई दे रहे हैं। आप देखिए इधर एक बार कैमरा घुमाएगा योगेश, और कुछ पार्षद लोग भी हैं जो लगातार विनोद चमोली जिसे काम लेते रहते हैं, और विनोद चमोली जिनके काम करते रहते हैं, जो विकास की लगातार बात करते हैं विनोद चमोली जी, चाहे कॉलोनी की सड़कों की बात करें या फिर वो सड़कें जो मेन हाईवे हैं जो धर्मपुर विधानसभा में आते हैं, वो मैंने पहले दिखा चुका हूं आपको। तो लगातार जो इनका काम है, क्या उस काम पर अब जनता मोहर लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, ये तो 14 फरवरी के बाद पता चल पाएगा। 14 फरवरी को चुनाव है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे, वो देखना जरूरी है। आप देखते रहिए समाचार इंडिया।